Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ गेट ऑफ सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी कुछ पूछा जाता है गेट के अंदर एंड अच्छा स्कोर करने के लिए गेट में आपको प्रीवियस ईयर्स आपको करना ही पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या होता है, एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं इस चैनल पर ऑल जितनी भी अपडेट होती हैं सिविल के रिगार्डिंग, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो ए एंड जेई एग्जाम कुछ भी हो, मैं आप लोग को देता रहता हूं। सो गाइज मेक श्योर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द एक्सियल मूवमेंट ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ स्टेप्ड कॉलम एज सोन इन गिवन फिगर। तो आपका फिगर इस टाइप से देखो, स्टेप कॉलम का मीनिंग होता है दैट मीन्स एक ही जो बीम आपका जो कॉलम आपको दिख रहा है उसको डिफरेंट साइज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इसको मैंने अगर नेम दे दिया, यहाँ पर इस वाले फिगर में आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको नेम दे दिया है ए बी एंड बी सी। तो ए बी पोर्सन जो है उसकी लेंथ कितनी है, एल है, एरिया ए है एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ई। तो जब यहाँ पर जो फोर्स पी लग रहा है उसको जब रिजोल्व करेंगे तो दैट मीन्स ये इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके बेसिस पर जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, देखो अगर कोई रिजिड बार या रेक्टेंगल आपका कोई भी मेंबर होता है वहाँ से जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकल कर आता है, बेसिक फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू व्हाट, पी एल अपॉन ए ई। क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई होता है। अगर हम पहले वाले मेंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है, ए एंड ई कांस्टेंट है दोनों के लिए, एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज एल। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बी इज इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। एंड इफ आई टॉक अबाउट फॉर द सेकंड मेंबर आप देख पा रहे होंगे फोर्स पी लगा हुआ है, लेंथ एल है एंड एरिया जो है वो इंक्रीज हो चुका है इसका, दैट इज 2a। तो 2a ई हो जाएगा। तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन फ्रॉम ए बी एंड डिफ्लेक्शन फ्रॉम बी सी, बी एड बोथ द टर्म्स, जो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बी डेल्टा बी सी। सो टोटल फाइनल आंसर आप लोग के पास हो जाएगा 2pl प्लस पी एल अपॉन 2a। दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू 1.5 PL अपॉन ए ई। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में करने के लिए नहीं था, सिंपली हमें क्या करना था, उसका डिफ्लेक्शन निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो क्वेश्चन सेम नहीं है बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम। आप इस वाले क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, एक ही चीज़ हमने निकालने को देखने को मिलेगी आप लोग को। The total deflection of the structural element fixed at the one support and free at the other end and of the varying cross section as shown in figure। varying cross section का मीनिंग होता है that means उसका एरिया या फिर उसके डिफरेंट पार्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, उसका एरिया वेरी कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ए है, यहाँ पर 2a है एंड एट दिस पार्ट अगेन उसका एरिया कितना है, a है। when subjected to a force p at the free end is given by। तो उसने क्या पूछा, टोटल डिफ्लेक्शन पूछा है। ओबियसली देखो यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे, अपने इस फिगर को रिजोल्व कर लेंगे 3 डिफरेंट पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एक कंप्लीट फिगर जो है। आप देख पा रहे होंगे, देखो मैंने इनका नेम दे दिया है दैट इज सी डी। यहाँ पर फोर्स को जैसे हमने इसको रिजोल्व किया तो ओबियसली उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स को ओवरकम इसको बैलेंस करेंगे तो इस वाले पोर्शन पर यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा जिसका एरिया कितना है, 2a है, लेंथ यहाँ पर भी l है। ऐसे सेम थर्ड पोर्शन में लेंथ a है, एरिया a है, यहाँ पर भी p फोर्स लगेगा। तो इफ़ आई टॉक अबाउट फॉर दिस पार्ट तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, सेम पी एल अपॉन ए डेल्टा डी सी एंड फॉर दिस पार्ट दैट इज डिफ्लेक्शन डेल्टा बी सी एंड नेक्स्ट फॉर दिस पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी ए हो जाएगा। तो तीनों को ऐड कर देंगे, इस पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए ई, सेकेंड वाले पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, पी एल अपॉन 2 ए ई एंड थर्ड वाले पार्ट के लिए अगेन सेम पी एल अपॉन ए ई हो जाएगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 पी एल अपॉन ए ई। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2.5 पी एल अपॉन ए ई। तो देखो सिंपल हमने क्या किया है, देखो अगर यहाँ पर आपको रिजिड बार या फिर रेक्टेंगल बार के लिए डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो कितना होता है, पी एल अपॉन ए ही होता है। तो उसके बेसिस पर हमने सिंपली टोटल डिफ्लेक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक टर्म स्ट्रेस पूछा गया है और स्ट्रेस का फॉर्मूला जनरली नहीं पता होता है कि इस टर्म्स में हम कैसे स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालते हैं। तो ये यहाँ पर एक जो नया फॉर्मूला स्ट्रेस का जनरेट होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, लैंग्वेज क्या है।
A metal bar of length 100 mm is inserted between two rigid support and its temperature is increased by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो डायग्राम एक्चुअली गिवन नहीं है क्वेश्चन का, तो कोशिश किया करो जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। देखो टेक्निकल स्टूडेंट जो होता है सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग छोटा सा कोई डायग्राम उसको डिज़ाइन कर ले, एंड डायग्राम के बेसिस पर जो भी चीज़ें हम इजीली जो भी सपोज हम कुछ चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डायग्राम हमारे पास अगर होता है तो वी कैन इजीली डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर टर्म। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेटल बार है, लाइक दिस इज़ मेटल बार एंड उसकी लेंथ कितनी है 100 mm है। उसको फिक्स कर दिया गया है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, तो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में उसको फिक्स कर दिया गया है। अब उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया किससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से। एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना है, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखो जो कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन की यूनिट आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। द यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू व्हाट 2 इंटू 10⁵ MPa। द स्ट्रेस इन द बार, स्ट्रेस पूछा गया है बार के अंदर। देखो एक चीज़ याद रखना, एक तो देखो डिफ्लेक्शन जो होता है, जो फोर्स सपोज ये इसको कंप्रेस किया जा रहा है दोनों तरफ से, रिजिड बार रिजिड सपोर्ट उसको क्या करेंगी कंप्रेस करेंगी, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट PL/A। एट द सेम पॉइंट जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे इस मेटल बार का, यहाँ से भी एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन विच इज इक्वल्स टू व्हाट L∝ΔT। और दोनों ही डिफ्लेक्शन क्या होंगे, ये दोनों ही डिफ्लेक्शन जो हैं सेम होंगे, क्योंकि वो उसको क्या कर रहा है, ये तो कंप्रेस कर रहा है, ये इसको क्या करेगा इलोंगेट करेगा, तो बोथ वैल्यूज़ विल बी सेम। तो यहाँ से जब दोनों वैल्यू सेम होंगे दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो यहीं से देखो आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। इस वाले L से ये वाला L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड सेकेंडली P/A क्या होता है, P/A इज़ नथिंग बट दैट इज स्ट्रेस, सिग्मा होती है। तो यहाँ से जो सिग्मा का फॉर्मूला निकल कर आया स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल्स टू E∝ΔT। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पर देखो L का कुछ काम नहीं होगा, E∝ΔT इज़ द फाइनली द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। E हमारे पास है, अल्फा हमारे पास है, ΔT हमारे पास है। नाउ वी पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन एंड वी गोट द वैल्यू ऑफ सिग्मा दैट्स इक्वल्स टू 24 MPa। देखो एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, अगर आपके पास इफ़ यू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्ज़ाम, गेट की कैलसी नहीं है तो प्लीज़ गेट की कैलसी के लिए आप प्ले स्टोर पर डायरेक्टली टाइप करोगे तो गेट की कैलसी मिल जाएगी, उस पर प्रैक्टिस करना प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज़ वो गेट की जो कैलसी है उसका उसको ऑपरेट करना ही बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेरिजन टू द नॉर्मल कैलसी। उसको ईजिली हम ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो प्रैक्टिस करिए, यूट्यूब पर देखिए, आपको अगर प्रैक्टिस आ जाएगी उस पर करनी तो यू कैन इजीली ऑपरेट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैलसी। अदरवाइज़ फिर एग्जाम में डायरेक्टली आप उसको फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अ रिजिड बार, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। रिजिड बार इज सस्पेंडेड बाई 3 रोड्स। 3 रोड से किसे है, देखो इसका फिगर गिवन है, सस्पेंडेड बाई 3 रोड्स ऑफ द सेम मटेरियल एज सोन इन फिगर। तीनों का क्या है, सेम मटेरियल है। एंड द एरिया एंड लेंथ ऑफ द सेंट्रल रोड, तो सेंट्रल रोड आपको दिख रही है, एरिया इसका कितना है 3a है एंड लेंथ उसकी कितनी है L है। वाइल दैट ऑफ द 2 आउटर रोड, ये जो 2 आउटर रोड दिख रही हैं दोनों का एरिया कितना है 2a है एंड लेंथ उसकी कितनी है 2L है रेस्पेक्टिवली। इफ़ अगर डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 50 किलो न्यूटन, यहाँ पर एक इस पर्टिकुलर जो तीनों एक ही मेंबर को टच कर रही हैं, उस टोटल मेंबर पर जो आपका फोर्स लग रहा है वो कितना है 50 किलो न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द रिजिड बार। देखो ये टर्म इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजिड बार। रिजिड बार का मीनिंग होता है अगर छोटा सा भी अगर कोई अगर डिफ्लेक्शन इस वाली बार से जो सपोज 5 mm का डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दैट डिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल्स टू दिस बार एंड शुड बी इक्वल्स टू दिस बार। ऐसा नहीं वेरी नहीं करेगा, अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन 5 mm है तो तीनों में ही 5 mm का डिफ्लेक्शन होगा। अगर यहाँ पर 10 mm है तो रिजिड बार अगर है तो 10 mm का ही डिफ्लेक्शन पूरे पर्टिकुलर बार में होगा। एंड उसने क्या बोला था, फोर्सेस इन द सेंट्रल एंड ईच ऑफ द आउटर रोड विल बी। तो फोर्सेस पूछा गया है सेंट्रल रोड एंड जो आउटर रोड हैं उसमें क्या क्या फोर्सेस आपके जनरेट होंगे, वो जनरली पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखो जब भी सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो भी जितने भी गेट के क्वेश्चंस होते हैं, लैंग्वेज इज़ वेरी टिपिकल।
दैट्स इट, नथिंग एल्स। लैंग्वेज जिसको थोड़ी क्लियर हो गई है, देखो आपके पास गेट में अनफ टाइम होता है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो पहले से पोज करना। एंड लैंग्वेज को अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, या तो दोबारा कर मेरी लैंग्वेज को सुनो जैसे मैंने बताने की कोशिश करी है, या फिर एक बार पोज करने के बाद अपने आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करो। आपको लैंग्वेज क्लियर होगी, आप उसको ईजिली सोल्व कर पाओगे, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब देखो, आपको फिगर में बता देता हूँ। फिगर में क्या बोला गया था, 3 बार हैं, राइट, 3 रोड हैं और तीनों रोड एक रिजिड बार से कनेक्टेड हैं, जैसा कि आप इसमें यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड जो बीच वाली जो मिड वाली रोड है, मिड वाली रोड का एरिया 3 है एंड उसकी लेंथ L है। एंड आउटर जो 2 रोड हैं, देखो दोनों का एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, लेंथ भी सेम है, तो दोनों की दोनों फोर्स भी सेम जनरेट करेंगी। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया, सपोज इस वाले पॉइंट पर जो फोर्स जनरेट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड P1, इस वाले मेंबर से जो फोर्स जनरेट होगा ऊपर की तरफ दैट इज़ P2, एंड इस वाले से जो फोर्स जनरेट होगा उसको मैंने क्या बोल दिया, दैट इज़ P3। अब P1 और P3 को मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल बोल रहा हूँ। क्यों? बिकॉज दोनों का मटेरियल सेम है, एरिया सेम है, लेंथ सेम है, तो P1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, P3 होगा। अब पहले देखो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, P1 P2 के टर्म्स में बना लो या P2 P3 के टर्म्स में बना लो, क्योंकि हमें पता है P1 इक्वल्स टू P3, क्योंकि दोनों ही सेम मटेरियल अगर है, अगर सेम लेंथ सेम एरिया है तो दोनों की वैल्यू ही सेम होगी। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए। चलो पहली चीज़ तो आपको प्रॉपर्टी के बेसिस पता होना चाहिए, अगर ऑल रोड्स आर कनेक्टेड बाय रिजिड बार तो डिफ्लेक्शन जो होगा इन ईच रोड विल बी सेम, डिफ्लेक्शन सेम होगा। दैट मीन्स डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा 2। और डेल्टा अगर 1 की बात करते हैं, डेल्टा 1 आप देख पा रहे होंगे P1 इंटू 2L, लेंथ उसकी कितनी है 2L, अपॉन एरिया उसका कितना है 2A इंटू E, तो P1 2L अपॉन 2A इज इक्वल्स टू, सेकेंड वाले पार्ट पर आते हैं, उसका फोर्स को हमने एज्यूम कर लिया P2 एंड लेंथ उसकी कितनी है L, एरिया कितना है उसका 3AE, तो दैट इज़, ये आपको सिंप्लीफाई कर लोगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, AE से AE कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके एक टर्म निकल कर आएगा P1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन 3, राइट। चलो अब हम देखो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आप लोग को आता होगा, समीशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। तो देखो इस 50 को रोकने के लिए, 50 को रजिस्ट करने के लिए 3 फोर्स आपके ऊपर की तरफ उसको रजिस्ट करेंगे। एक तो इस वाले पॉइंट पर P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 50 किलो न्यूटन। और हमें पता है P1 और P3 दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, तो P1 दैट मीन्स मैंने दोनों को P1 लिख लिया, तो 2P1 प्लस P2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 50 किलो न्यूटन। तो P2 की वैल्यू को, सॉरी P1 की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे किससे, P2 अपॉन 3, तो 2P2 अपॉन 3 प्लस P2 इज इक्वल्स टू 50, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमारे पास P2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 किलो न्यूटन। अब P2 की वैल्यू को इस वाले में पुट कर देंगे, तो P1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। सो दैट्स द फाइनल आंसर। P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलो न्यूटन। P1 किसके इक्वल था, P3 के इक्वल था, मैंने आपको बता दिया था दोनों की वैल्यू कितनी है, 10 किलो न्यूटन। जो दैट मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया था आउटर रोड, तो आउटर रोड की वैल्यू 10 किलो न्यूटन है, एंड जो इनर रोड है या फिर मिड बिटवीन जो रोड आपकी आ रही है, बीच में जो आ रही है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 30 किलो न्यूटन। सो 30 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इस फॉर्म में आ गया है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्टिकल रोड PQ of length L is fixed at its top and P and has a flange fixed to the bottom and Q. A weight W is dropped vertically from a height H जो कि लेस है किससे, L से कम है। On the flange the axial stress in the road can be reduced by, जो एक्सियल स्ट्रेस जो जनरेट होगी उसको हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं। देखो पहले तो आप इसके एक डायग्राम बनाने की कोशिश करना। देखो जिसको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होगा तो इजीली समझ सकता है। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना एंड डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करना। तो पहले मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो डायग्राम उसने क्या बोला है, उसने बोला एक वर्टिकल रोड है, राइट, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, एंड उसका जो टॉप पार्ट है P जो कि क्या है, फिक्स्ड है यहाँ पर, एंड जो बॉटम फ्लेंज पार्ट है वो भी आपका क्या है, दैट इज़ कॉल्ड Q बोल दिया है।
अब इस पर्टिकुलर वर्टिकल रोड से आपका एक वेट ड्रॉप किया हुआ है, किस हाइट से उसको ड्रॉप किया हुआ है, h हाइट से। h हाइट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, h जो है जो कि लेस देन है l से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से उसको ड्रॉप किया हुआ है यहाँ पर। सो दैट मीन जो कि यहाँ पर l जो आपको दिख रहा है, सॉरी जो h दिख रहा है वो उसकी वैल्यू l से कम है, उस पॉइंट से उसको हमने ड्रॉप किया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से ये चीज़ समझने की कोशिश करना, राइट। अगर जब हमने इसको ड्रॉप किया हुआ है W, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो किसके टर्म्स में आएगा, कुछ ना कुछ वहाँ वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पर फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h हो गया, एंड फोर्स कितना है यहाँ पर, दैट इज़ W, तो W इंटू h दैट इज़ वर्क डन। अब देखो इसमें इंटरनल भी कुछ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई होगी जो कि वर्क डन के इक्वल होगी। वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो स्ट्रेस की वैल्यू को हम पुट करेंगे जैसे यहाँ पर, दैट मीन्स हाफ इंटू सिग्मा अपॉन ई इंटू वी हो जाएगा। तो फाइनली कितना निकल कर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वी, और वी हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2EWH हो जाएगा। L से L देखो, L यहाँ पर आज आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। सो 2EWH बचेगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी 2EWH अपॉन L बचेगा। एंड अब यहाँ पर देखने की कोशिश करना, देखो जैसे जैसे हम L को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। दो ही चीज़ है, जैसे जैसे मतलब वॉल्यूम को उसके कहना कहीं अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो सिग्मा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो वॉल्यूम में जो मेन फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है। तो लेंथ को इंक्रीज़ करने पर सिग्मा रिड्यूस होगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है उसकी स्ट्रेस की वैल्यू कब रिड्यूस होगी, जब उस पर्टिकुलर जो लेंथ है उस मेंबर की, उसको अगर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे सिग्मा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अगर बाय द वे पूछा होता है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कब होगी, अगर देखो इसका हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज़ करते हैं, वेट इंक्रीज़ करते हैं, तो सिग्मा आपका इंक्रीज़ होगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या आपको गिवन था। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोल रहे थे लेंथ के बारे में बात हो रही है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात हो रही है। तो ऑब्वियसली पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट मिल गया है, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रोड। जैसे उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, रोड की लेंथ को, वैसे वैसे आपका क्या होगा, जो सिग्मा की वैल्यू वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो कितना निकल कर आ रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2EWH अपॉन AL। तो इन्वर्स रिलेशन हो गया। इन्वर्स में अगर एक को इंक्रीज़ करते तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो जब L को इंक्रीज़ किया जाएगा तो यहाँ पर सिग्मा डिक्रीज़ हो जाएगा, राइट। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये है, देख पा रहे होंगे आप लोग अपनी स्क्रीन पर। फाइंड द शियर फोर्स, मोमेंट एंड एक्सियल स्ट्रेस एट A पॉइंट। एज्यूम पुली टू बी फ्रिक्शनलेस। देखो A पॉइंट यहाँ पर आप कहेंगे कि सर A पॉइंट कहाँ पर है फिगर में, दिस इज कॉल्ड A पॉइंट, राइट। तो उसने पूछा है शियर फोर्स, मोमेंट, एक्सियल स्ट्रेस एट A पॉइंट एज्यूम पुली टू बी फ्रिक्शनलेस। जो एरिया है जो है केबल का 0.2 मीटर इंटू 0.2 मीटर। देखो सबसे पहली बात आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, केबल के अंदर ओनली एंड ओनली एक्सियल फोर्स एग्जिस्ट करता है, ना तो शियर फोर्स एग्जिस्ट करता है, ना ही मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ओनली एक्सियल फोर्स एग्जिस्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल फोर्स हम एक्सियल स्ट्रेस वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली शियर फोर्स की वैल्यू एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये देखो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये वाली जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। देखो सबसे अच्छी बात है, अगर आपको PDF की नीड है तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर दूंगा, वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। अदरवाइज़ CKC स्टडी पॉइंट कर सर्च करके करोगे तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है यूट्यूब पर, राइट। उससे भी देखो अगर PDF की नीड है, देखो अभी हम इस पर अभी हमने स्टार्ट किया है वर्क करना। गेट की हमारा मेन कंसर्न है कि सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराएं, इवन मैथमेटिक्स को भी मुझे कंप्लीट कराना है। मैथमेटिक्स भी देखो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे गेनिंग आपका ये कह सकते हो कि कम टाइम में अच्छे से हम गेन कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर का मैथ बहुत अच्छा आता है, बहुत ईजी आता है, तो उसको भी हम कवर करेंगे, राइट। तो चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्सियल स्ट्रेस क्या होते हैं, जनरली फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स हमें कितना गिवन है, 50। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इस वाले मेंबर पर फोर्स कितना निकल कर आएगा टेबल में, वो 50 निकल कर आएगा,
दैट इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। तो एक्सियल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, 50 अपॉन एरिया, एरिया कितना गिवन है 0.2 एंड 0.2, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर, दैट इज दिस, अ बॉक्स ऑफ वेट 100 किलो न्यूटन। देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, आप देख पा रहे होंगे इसको। अब बॉक्स जिसका वेट कितना है 100 किलो न्यूटन, सोन इन द फिगर, सॉरी, टू बी लिफ्टेड विदाउट स्विंगिंग इफ ऑल द फोर्सेस आर कोप्लानर, ऑल द फोर्सेस आर कोप्लानर एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज व्हाट। हमें क्या निकाल, देखो 2014 में इसको पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक फोर्स ये F जो दिख रहा है एंड थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो सिंपली यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, वी जनरली अप्लाई द इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। अब देखो बस एक चीज़ आपको रिजोल्व करनी है, मैं बताऊँगा, फिर आप इजीली सोल्व कर सकते हो। एक इंक्लाइन फोर्स आप लोगों को बता देता हूँ। देखो सपोज मेरे पास कोई ये इंक्लाइन फोर्स है, इसको सपोज मैं F बोल देता हूँ, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल कितना है, थीटा है। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी इंक्लाइन फोर्स जो होता है, जिसको रिजोल्व करते हैं तो इसका इफेक्ट दोनों डायरेक्शन में होता है। कहाँ कहाँ पर होता है, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, दोनों ही डायरेक्शन में उसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब जब इस वाले फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। पहली बात तो डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। देखो हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट ऐसा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका इफेक्ट कुछ ऐसा होगा। तो हॉरिजॉन्टल के लिए इसकी राइटवर्ड डायरेक्शन होगी, वर्टिकल के इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन होगी। अब आपको थीटा देखना है। देखो थीटा अगर एक्सिस के एडजेसेंट आ रहा है, सपोज मैं हॉरिजॉन्टल के अलोंग निकाल रहा हूँ, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सिस, सॉरी जो थीटा है वो एडजेसेंट आ रहा है, बिल्कुल इससे सटा हुआ है, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, एफ कोस थीटा। क्या हो जाएगी, एफ कोस थीटा। अगर हम वर्टिकल के अलोंग निकालें तो वर्टिकल से कुछ बियॉन्ड, मतलब कुछ गैप के बाद आपका थीटा आ रहा है, तो अगर कुछ गैप के बाद आ रहा है तो वो इसकी वैल्यू वहाँ पर कितनी हो जाती है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। यही बात इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर हम इसको इजीली रिजोल्व कर सकते हैं एंड उसकी जो वैल्यू पूछी गई उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब पहले हम इसको एक्स डायरेक्शन में इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो आप देख पा रहे होंगे एफ, पहले एफ की बात कर लेते हैं। तो एफ का जो इफेक्ट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, एफ कोस थीटा। इस टाइप से इसकी डायरेक्शन फॉलो करेगा, वो पॉजिटिव होगी। डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए, अगर राइटवर्ड डायरेक्शन है तो हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन तो हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव। ऐसे सेम अगर अपवर्ड डायरेक्शन है तो हम पॉजिटिव यूज़ करते हैं एंड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो हम नेगेटिव यूज़ करते हैं। चलो अब बात करते हैं 40। अब देखो 40 का इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो ये भी इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो राइटवर्ड डायरेक्शन पहले हमें पॉजिटिव हो गया एंड एंगल 45 जो है एडजेसेंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तो कोस 45 हो गया। चलो अब बात करते हैं 90। देखो 90 का जो इफेक्ट होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड एंगल कितना है 30 डिग्री है, उसके एडजेसेंट आ रहा है तो कोस आएगा, तो -90 कोस 30। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन तीन फोर्स के अलावा और कुछ नहीं है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एफ वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 90 को जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो इसका इफेक्ट कहाँ पर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो अपवर्ड है तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव एंड एंगल जो है वर्टिकल से बियॉन्ड पर आ रहा है तो साइन आएगा 90 साइन 30 डिग्री। ऐसे अगर 40 वाले की बात करेंगे तो 40 भी आपका, इसका भी इफेक्ट कहाँ पर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो 40 साइन 45 हो जाएगा। ऐसे अगर एफ़ की बात करेंगे तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा बट एंगल बियॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर भी साइन होगा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या जा रहा है, ओनली 100 किलो न्यूटन। देखो इसे यहाँ पर बच्चे भूल सकते हैं क्योंकि 100 किलो न्यूटन एक फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, नेगेटिव होगा। नेगेटिव को जब अपोजिट टू द इक्वल लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन आपके पास ही आ गई। इसको सिंप्लीफाई करोगे, दो इक्वेशन निकल कर आएंगी, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से जो थीटा निकल कर आएगा, थीटा विल बी व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू 28.28 डिग्री एंड इसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो एफ़ की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल कर आ जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा 56.384 किलो न्यूटन। तो अच्छा क्वेश्चन था। देखो लेंथी तो है, नो इशू, बट देखो जब प्रैक्टिस करोगे लेंथी क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने लगता है।
बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको मे भी शायद समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेपर्ड सर्कुलर रोड ऑफ डायमीटर वेरिंग फ्रॉम 20 mm to 10 mm is connected to another uniform road of 10 mm as shown in given figure, and both the roads are made of the same material with the modulus of elasticity E is equals to 2 into 10 to the power 5 when subjected to a load P is equals to 30 pi kilonewton. So the deflection at point A will be। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये दो पार्ट से आपका जो मेंबर हैं, ये जो पार्ट हैं कनेक्टेड हैं। ए बी पार्ट आप देख पा रहे होंगे और बी सी पार्ट। तो ए बी पार्ट टेपर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, बी सी पार्ट आपको क्या है कि रिजिड मतलब कांस्टेंट फॉर्म में दिख रहा है। तो दोनों का जो डिफ्लेक्शन होगा, पहले हम इसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे ए बी पार्ट का, प्लस फिर हम बी सी पार्ट का निकालेंगे। सो जब आपका टोटल डिफ्लेक्शन निकल कर आएगा ए पर, तो अब आपको पता होगा टेपर्ड वायर के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, पी एल अपॉन पाई बाई 4 D1 इंटू D2 इंटू ई। और बाकी आपका कांस्टेंट अगर बार है तो आपको पता ही होगा पी एल अपॉन ए ही होता है। ए आपका अगर सर्कुलर बार है तो पाई बाई 4 D स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो P हमारे पास कितना है 30 पाई है, एंड L1 कितना है 2 मीटर है, जिसको मैंने 2000 mm के टर्म्स में कर दिया है, एंड पाई बाई 4 D1 की वैल्यू कितनी है 20 और D2 की वैल्यू कितनी है 10। सो 20 इंटू 10 इंटू ई की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो फर्स्ट वाले पार्ट का वर्क कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आप देख पा रहे होंगे, तो कोई यहाँ पर कैल्सी का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आप गेट की कैल्सी को ही फोकस करना, उससे सोल्व करने की कोशिश करना, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। पी हमारे पास कितना है 30 पाई, L2 कितना है 1.5, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो mm में कन्वर्ट करने के लिए, सिंप्लीफाई कर दो तो 6 + 9, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 15 mm। तो 15 mm इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अच्छा क्वेश्चन है, हाँ दिस वन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है an elastic isotropic body is an hydrostatic state of stress as shown in figure. For no change in volume to occur, what should be the Poisson ratio? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, इलास्टिक आइसोट्रोपिक बॉडी इज एन हाइड्रोस्टेटिक स्टेट, राइट। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, हाइड्रोस्टेटिक स्टेट का मीनिंग होता है दैट मीन्स प्रेशर ऑल डायरेक्शन में सेम है। अब ये आइसोट्रोपिक की बात करें, दैट मीन प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक तो आइसोट्रोपिक होता है, एक एनाइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मीनिंग होता है प्रॉपर्टी विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, एंड नॉन या फिर एनाइसोट्रोपिक जो होता है प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है। तो जब प्रॉपर्टी सेम है तो हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन उसने बोला हुआ है तो स्ट्रेस सेम होगी ऑल डायरेक्शन में। दैट मीन्स सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों क्या हैं, वो सेम है। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरा उसने क्या बोला, नो चेंज वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम टू ऑकर। डेल्टा वी भी आपका क्या हुआ, जीरो हो गया। डेल्टा वी जीरो हो गया। एप्सिलॉन वी क्या होता है, डेल्टा वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वो भी जीरो हो जाएगा। एप्सिलॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों इक्वल हो जाएंगे, तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या अल्टीमेटली क्या मिलेगा, 2 म्यू इज इक्वल्स टू 1, सो म्यू इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स 0.5। 0.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें देखो, अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना। लैंग्वेज ही बस थोड़ा सा, आइसोट्रोपिक एक टर्म गिवन है, हाइड्रोस्टेटिक एक टर्म गिवन है, एंड लास्टली नो वॉल्यूम चेंज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन से बेस्ड है, आप इसको देख सकते हो। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज मेड यूज्ड इन स्ट्रक्चरल कंप्यूटेशन वैन, राइट। सो उसने क्या बोला है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, पहली बात तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन हम बाद में देखते हैं, पहले उस वाली थ्योरम के हम जो रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं, एक दो रूल्स हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज़ उसने क्या बताई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ओनली कब अप्लाई करते हैं, ओनली व्हेन जब स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप लीनियर होता है। दैट मीन्स ऑलवेज हुक्स लॉ को ओवे करना चाहिए। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होनी चाहिए, स्ट्रेन होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये होगी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दूसरी चीज़ ने क्या बोली है, ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चरल डज नॉट चेंज विद द एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दैट मीन्स स्ट्रेन आर स्मॉल। अब देखो सपोज जो भी ज्योमेट्री होती है स्ट्रक्चर की वो चेंज नहीं होना चाहिए।
इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन ऑफ लोड जब हम अप्लाई करते हैं तो स्ट्रक्चरल जो भी ज्योमेट्री होती है उसकी वो ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा बट ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो सुपर जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग बहुत स्मॉल चेंजेस होता है, दैट मीन्स स्ट्रेन बहुत कम होती है। ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं वो 2 पॉइंट आपको किस में मिलने की कोशिश करेंगे। देखो फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, द ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर चेंजेस बाय अ फाइनाइट अमाउंट। नो, चेंजेस होती है बट बहुत कम चेंजेस होती है। सेकेंडली सेकेंड ऑप्शन आपका क्या बोल रहा है, द चेंज इन द ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ लोड इज टू स्मॉल, बहुत कम होता है। दैट मीन्स स्ट्रेन इन द स्ट्रक्चर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस। तो दोनों ही स्टेटमेंट एक ही स्टेटमेंट में दे दिए हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, right? So guys, that's all for this video. Thank you so much to see this video up to this point. अगर देखो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो देखो आपकी इसी पार्ट को देखो कंटिन्यू करेंगे। 10 चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, जहाँ देखो हर एक चैप्टर से आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। एंड अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी आपकी जितनी वीडियो आपकी आने वाली हैं सब में पूरी मेहनत के साथ इनको बनाया जा रहा है, तो अच्छे से फोकस करना, प्रिपेयर करना। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।